बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों के साथ? यस सर, हो रही है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जीन हाइपोथेसिस एंड मेंडेलियन इवोल्यूशन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम वोकैबुलरी देख लेते हैं, वो वर्ड्स, वो स्पेसिफिक टर्म्स जो कि बार बार यूज होंगी इन आने वाले 3 लेक्चर्स के अंदर। पहले नंबर पे है जेनेटिक्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, साइंटिफिकली जब हम विरासती मटीरियल को स्टडी करते हैं तो उसको हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। करेक्टर, हेरिटेबल फीचर, वो फीचर जिनको हम इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जिसको पास किया जा सकता है उसको करेक्टर बोलते हैं। ट्रेट, ईच वेरिएंट फॉर अ करेक्टर, करेक्टर का जो भी कोई वेरिएंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मेल के अगर करेक्टर है, जो भी कोई करेक्टर है, ठीक है, उसका जो भी वेरिएंट है उसको ट्रेट का नाम देते हैं। ट्रू ब्रीड, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स दैट सेल्फ पोलिनेट ऑल ऑफस्प्रिंग्स और द सेम वैरायटी। ट्रू ब्रीडिंग में क्या होता है कि सेम जीनस के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पी प्लांट इसमें लिया गया है, उसमें जो टॉल हाइटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनकी सारी फीचर्स सिमिलर हैं, वो प्लांट्स जब आपस में क्रॉस ब्रीड करेंगे तो उनके नतीजे में पैदा होने वाली जो जनरेशन होगी उसको हम ट्रू ब्रीड का नाम देते हैं। ठीक है, सेल्फ पोलिनेट करेंगे, यानी कि या तो वो जो प्लांट होगा उसके फ्लावर्स आपस में एक दूसरे के साथ पोलन जो होंगे, ठीक है, उनको एक्सचेंज करेंगे और एक आपस में ही ब्रीडिंग करवाएंगे, उसको ट्रू ब्रीड का नाम देते हैं। अलील, अल्टरनेट वर्जन ऑफ अ जीन, यानी कि जीन को आप अलील भी बोल सकते हैं। डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील एन अलील विच इज एक्सप्रेस्ड मास्क द अदर इन द हेटेरोजाइगोट और एंड होमोजाइगोट। डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो करेक्टरिस्टिक जो कि शो हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पेयर की, किसी भी ट्रेट के लिए एक पेयर ऑफ अलील जाता है। ठीक है, या तो वो दोनों जो पेयर में होंगी दोनों एक जैसी हो सकती है, ठीक है, या दोनों डिफरेंट हो सकती है। दोनों अगर एक जैसी होंगी या तो दोनों की दोनों डोमिनेंट हो सकती हैं, दोनों की दोनों रिसेसिव हो सकती हैं। अगर डिफरेंट होंगी तो एक रिसेसिव होगी और एक डोमिनेंट होगी। तो हेटेरोजाइगोट में अगर आप देखेंगे तो जो डोमिनेंट होगी वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसको शो करेगी, जो रिसेसिव होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी मास्क हो जाएंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, उसके बाद रिसेसिव अलील एंड अलील विच इज प्रेजेंट बट रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड। प्रेजेंट होगी लेकिन वो उसकी जो फीचर्स होंगी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक्सप्रेस नहीं होंगी इन द हेटेरोजाइगोट। होमोजाइगोट पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ कैरेक्टर। होमोजाइगोट में क्या होता है? पेयर ऑफ आइडेंटिकल एलील्स पेयर ऑफ आइडेंटिकल एलील फॉर अ कैरेक्टर। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ एलील होगा जिसमें या तो आइडेंटिकल हो सकती हैं या होमोजाइगोट हो सकते हैं या हेटेरो हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर एलील हो सकती हैं या डिफरेंट हो सकती हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकती हैं, मींस दोनों की दोनों जो एलील हैं वो दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस का मतलब होता है कि सिमिलर काइंड की हैं। रिसेसिव का मतलब क्या है? दोनों रिसेसिव। ठीक है, या दोनों डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव। हेटेरोजाइगोट, टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ कैरेक्टर। इसमें क्या होगा? दो डिफरेंट एलील्स होंगी, एक उसमें डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी। वाइल्ड टाइप, मोस्ट कॉमन फिनोटाइप इज कॉल्ड वाइल्ड टाइप, यानी कि जिस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में हम किसी भी करेक्टर की बात कर रहे हैं, वो करेक्टर जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने में मिलता है उसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं। वायरल का नाम सुना है कि फ़लाँ वीडियो बहुत वायरल हो गई, मीन्स फ़लाँ वीडियो बहुत कॉमन हो गई। ठीक है, या किसी भी चीज़ में के बारे में, यानी कि जो बहुत तेज़ी से फैलती है, ये बहुत कॉमन होती है, उसको हम वाइल्ड टाइप बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद है म्यूटेंट फिनोटाइप। म्यूटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में अगर कुछ चेंज आ जाए, म्यूटेशन आ जाए। ठीक है, अ प्रोडक्ट ऑफ अ चेंज इन द डीएनए, डीएनए के अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो उसमें फिनोटाइप भी चेंज आएगी। फिनोटाइप भी क्या होगी? चेंज होगी। जीनोटाइप चेंज हुई है, ठीक है, या तो हो सकता है जीनोटाइप चेंज होने के बावजूद फिनोटाइप के ऊपर फर्क ना पड़े, उसको हम क्या करेंगे, क्या क्या बोलेंगे? जेनेटिक म्यूटेशन।
ठीक है। उसमें अगर फिनोटाइप भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिनोटाइप में म्यूटेशन आ सकती है। उसके बाद जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स एंड ऑर्गेनिजम्स हैज। जीनोटाइप क्या होता है कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, उस स्पेसिफिक प्लांट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें या प्लांट सेल की बात करें, उसके अंदर जो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, अपीयरेंस उसकी कैसी है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द कैरेक्टर्स डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। फिनोटाइप में क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस किस तरह की है, ये कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करेगी? एक तो उसका जेनेटिक मेकअप, दूसरे नंबर पे उसका इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट भी उसके ऊपर अच्छा खासा क्या करता है, इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक कॉमन मिसाल देता हूँ कि हमारा जो मैदानी इलाका है, इस जगह पे पाए जाने वाले जो मेल गोट है, ठीक है, और जो पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं, उनमें आप लोगों को कोई डिफरेंस नज़र आता है? स्ट्रक्चर में, उनके साइज़ में, उनकी अपीयरेंस में कोई डिफरेंस नज़र आता है? कभी नोटिस किया है? इसके अलावा अगर आप इंसानों को ही देख लें, एक वो हैं जो कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं, एक वो हैं जो मैदानी इलाके में रहते हैं, उनकी अपीयरेंस में, उनके कद्दोकाल में कोई डिफरेंस नज़र आता है आप लोगों को? फॉर एग्जांपल वो वाले जो लोग हैं वो किस जगह पे रहते हैं? हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होता है? हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से उनके अंदर, हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगी। एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगी? हाइपोक्सिया हो रहा है, मींस ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगी, यानी कि एरिथ्रोपोइटिन जिस वक्त हाइपोक्सिया होगा, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगी, उसने क्या करवाना है? आरबीसी की प्रोडक्शन करवानी है। और वो लोग जो कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनकी एचबी और हमारे जो इधर मैदानी इलाके में रहते हैं उनकी एचबी में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। वो लोग दिखने में अच्छे खासे रेड नजर आएंगे, ठीक है, उनके चेहरे पे रेडनेस नजर आएगी, ठीक है। इधर वाले जो लोग हैं इनकी एचबी भी कम होगी। ये वाले जो लोग हैं इस मैदानी इलाके का जो टेम्परेचर है उसको टॉलरेट कर सकते हैं। वो वाले जो लोग हैं वो मैदानी इलाके के टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। हम अगर उधर जाकर रहना स्टार्ट करें तो हमें उस इलाके की जो डिफरेंसेस हैं उनको एडजस्ट करते 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 अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ये वाली जो इन्वायरमेंट है वो भी उसकी फिनोटाइप के ऊपर, ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट करता है। क्लियर? उसके बाद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस दैट ट्रैक्स द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को हम ट्रैक करने के लिए जो क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइट को अगर लेके हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। पी जो होती है पेरेंटल जनरेशन को बोलते हैं। पी जनरेशन मींस पेरेंटल जनरेशन। इसको हम ट्रू ब्रीड भी बोलते हैं, यानी कि टू पेरेंट्स जिनको हमने आपस में ब्रीड करवाया है, जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसको हम पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे, सबसे पहली जो होगी। उसके बाद आती है F1, फर्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग ऑफ द पी जनरेशन। जो पी जनरेशन से हमको सीड्स मिले हैं या पी जनरेशन से जो गैमेट्स मिले हैं, उन गैमेट्स को आपस में मिलाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसको हम F1 जनरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन से हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसको F1 जनरेशन का नाम दें। उसके बाद है F1 जनरेशन को आगे हम मजीद अगर हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है, उनके गैमेट्स को दोबारा मिलाते हैं, उनके गैमेट्स को मिलाने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको F2 जनरेशन का नाम देंगे। क्लियर है? समझ आ रही है या नहीं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिमिलर साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं जिनका साइज, जिनकी स्ट्रक्चर, ठीक है, और जिनकी शेप क्या होगी? सिमिलर होगी। Gene that code for similar proteins but not identical, that express the same type of traits, ठीक है। कोड फॉर सिमिलर प्रोटीन्स, वो वाली उस सिमिलर लोकस के ऊपर सिमिलर जीन्स होती हैं जो कि एक स्ट्रक्चरली सिमिलर किस्म के प्रोटीन्स को कोड करती हैं, लेकिन उन प्रोटीन्स का जो फंक्शन है, ठीक है, उनकी आगे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अलील, अलील क्या चीज़ है? प्रेजेंट ऑन द सिमिलर लोकस, यानी कि फॉर एग्जांपल दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक इसका ये लोकस है, एक ये लोकस है, ठीक है। सेम साइट के ऊपर जो वाली अलील्स प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? यानी कि सेम एरिया पे जो जीन्स प्रेजेंट होगी उनको हम अलील्स का नाम देते हैं।
इसका नाम देते हैं, यानी कि क्रोमोसोम के दो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम जगह पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगी उनको अलील्स का नाम देते हैं। प्रेजेंट ऑन सिमिलर लोकस, लोकस होती है लोकेशन को बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर लोकेशन के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है उनको अलील्स का नाम देते हैं। पेयर ऑफ जीन कोडिंग फॉर द सेम ट्रेट or pair of genes located on homologous chromosomes that codes for the polypeptides that express the same type of physical traits are called alleles, ठीक है। ये सिमिलर लोकस के ऊपर प्रेजेंट होंगी, इनका इनसे पैदा होने वाले जो प्रोटीन्स होंगे, जीन ने काम क्या करना होता है, ये एक कोड होता है, ठीक है। जब ये एक्सप्रेस होगी तो वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए को आगे हम ट्रांसलेट करके वहाँ से पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे जो कि एक प्रोटीन बनेगा, ठीक है। सिमिलर लोकस, सिमिलर लोकेशन के ऊपर दो होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर लोकेशन को देखते हैं, उनकी जो सिमिलर लोकेशन होगी वहाँ पे जो जीन होगी जिसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उससे सिमिलर किस्म के प्रोटीन्स हम बनाते हैं, ठीक है। उन दोनों जीन्स को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो वाले जो जीन्स हैं उन दोनों को अगर हम देखें तो उनको हम बोलते हैं अलील। अलील की समझ आई किसको बोलते हैं? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, पक्का। इन अलील जीन्स कोड फॉर सिमिलर ट्रेट्स बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर ट्रेट्स होंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगी। आइडेंटिकल होता है कि हूबहू सेम कॉपी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन सिमिलर ट्रेट का मतलब क्या है कि सेम करेक्टरिस्टिक है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं, ये एक हमारी करेक्टरिस्टिक है, हम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप बोलेंगे, हम दोनों की जो वॉइस होगी उसमें डिफरेंस आएगा। करेक्टर एक ही है यानी कि स्पीच, लेकिन आगे उसके जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हमारी जो पिच है आवाज़ की, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इसमें भी क्या है, इन अलील्स जीन्स कोड फॉर सिमिलर ट्रेट्स, सिमिलर ट्रेट के लिए उसको कोड किया जाता है बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि टिटो कॉपी, ठीक है, सिमिलर हर तरह से होगी। तो इसमें जो ट्रेट होगी सिमिलर होगी लेकिन एक बिल्कुल कॉपी नहीं होगी। इन अ पेयर वन कैन बी कोडिंग फॉर टॉल एंड वन फॉर शॉर्ट हाइट। फॉर एग्जांपल इधर जो अलील उन्होंने प्रेजेंट की है, उस अलील का मतलब क्या है कि वो उस स्पेसिफिक प्लांट की हाइट के लिए, ठीक है। इसका काम क्या है कि प्लांट की हाइट को इसने डिस्क्राइब करना है। इसमें क्या है कि इन अ पेयर वन कैन बी कोडिंग फॉर टॉल, इनमें से एक अलील जो है उसका प्लांट जो होगा वो थोड़ा टॉल हो सकता है, दूसरे जो अलील है उसका जो प्लांट है वो शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। काम दोनों का एक ही है कि दोनों ने हाइट को डिस्क्राइब करना है, हाइट को उन्होंने डिस्क्राइब करवाना है, ठीक है। एक ने हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही? ट्रेट एक ही है लेकिन उनमें आगे वेरिएशन आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं है। ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो मेंडल है उसको जेनेटिक्स का फादर भी बोला जाता है। A priest who performed research in plants breeding, son of a farmer and grandson of a gardener। ये एक प्रीस्ट था, प्रीस्ट का पता है ना, ये पादरी जो थे, ये एक प्रीस्ट था जिसने रिसर्च की प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक फार्मर का बेटा था और इसका जो ग्रैंडफादर था वो एक गार्डनर था, माली था, ठीक है ना। डिस्क्राइब द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड हाउ दे पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसने क्या किया कि उसने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब किया और उसने बताया कि कैसे ये जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह पास आउट होगा। इज दैट क्लियर? He called these units elementals without knowledge of DNA और chromosomes। उस टाइम पे डीएनए और क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं था जिस टाइम पे उसने ये रिसर्च की, ठीक है। तो उस टाइम पे उसने उस स्पेसिफिक जो इनहेरिटेंस मटेरियल था, इनहेरिटेंस यूनिट था, उसको उसने एलिमेंटन का नाम दिया क्योंकि उस टाइम पे ना डीएनए ना क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उसने उस टाइम पे उसको क्या नाम दिया? एलिमेंटन्स का। इज दैट क्लियर? क्लियर है? एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम 1857 टू 1863, ठीक है ना। इसने 1857 से लेके 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया ऑन ट्रेड्स इन 24,034 प्लांट्स, ठीक है। 24,034 प्लांट्स के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया। ही डिड्यूस्ड दैट
कंसिस्टेंट रेशियो ऑफ ट्रेड्स, उसने क्या रिजल्ट निकाला कि ये जो ट्रेड्स हैं ये आगे किस तरह जाती हैं। इन द ऑफस्प्रिंग इंडिकेटेड दैट प्लांट्स ट्रांसमिटेड डिस्टिंक्ट यूनिट, उसने ये इंडिकेट किया कि कैसे कैसे ये ट्रेड्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। उसी को हमने आगे 3 लेक्चर्स में कंटिन्यू रखना है, ठीक है। पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1866, उसने अपनी जो रिसर्च थी उसको कंपाइल किया और 1866 में उसको पब्लिश करवा दिया। क्लियर। नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम 1884, उसकी लाइफ टाइम के दरमियान उसके काम को पजीराई नहीं मिली, उसके काम को नहीं सराहा गया, ठीक है। यानी कि जिस टाइम तक वो जिंदा रहा उसके काम को किसी ने नहीं देखा। In 1900, 3 botanists rediscovered law of inheritance. 1900 के अंदर 3 बॉटनिस्ट ने क्या किया कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को रीडिस्कवर किया, उसने इस स्टडी को दोबारा किया, ठीक है। एलील्स एंड एलिमेंटम, एलील्स और एलिमेंटम, ठीक है। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल confirmed that hybrid hides one expression of a trait which reappears when hybrids are crossed. हाइब्रिड का मतलब समझते हैं आप लोग, यानी कि कम्बिनेशन दो चीज़ों का, जिस तरह ऑनलाइन और ऑन कैंपस हो रही है, हाइब्रिड क्लास सिस्टम है ना, ठीक है। उसी तरह वो कह रहा है कि 2 एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि 2 ट्रेड्स हैं, जैसे कि हमने बात की एक टॉल हाइटेड है और एक शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या कहा कि जो हाइब्रिड्स होते हैं हाइड वन एक्सप्रेशन, वो एक एक्सप्रेशन को हाइड करेंगे, ठीक है, और उसमें से एक एक्सप्रेशन को शो करेंगे, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके मैं भी जिसको हाइड किया उस एक्सप्रेशन को वो शो कर दें। जो कंटिन्यूस जनरेशन इस टाइम पे चल रही है उसमें वो एक जनरेशन एक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं और दूसरी को हाइड कर रहे हैं, और आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन में हम दोबारा उनकी आपस में उनके गैमेट्स को मिलाएंगे, उनके गैमेट्स को मिलाने के नतीजे में दोबारा जो एक्सप्रेशन शो होंगे उसमें मे भी वो हाइड कैरेक्टरिस्टिक दोबारा रीअपीयर हो जाए, ठीक है। Mendel speculated that gametes contain particular units or elementary. मेंडल ने ये देखा कि जो गैमेट्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक इनहेरिटेड यूनिट्स होते हैं जिनको एलिमेंटल का नाम दिया उसने। These are now called alleles. उनको हम अब क्या कहते हैं, alleles के नाम से उनको जानते हैं। वर्जन ऑफ द सेम जीन, ठीक है, या उसको जीन के नाम से भी जानते हैं। डिफर इन डीएनए सीक्वेंस एट वन और मोर साइट, इनमें क्या होता है alleles में डीएनए की जो सीक्वेंस होती है एक या एक से ज़्यादा जगहों पे थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। क्यों डिफरेंट हो सकती है मैंने आप लोगों को रीज़न बता दी है। फॉर एग्जांपल एक जीन जो है वो कोडेड है फॉर द टॉल हाइट, एक जीन जो है वो कोडेड है फॉर द शॉर्ट हाइट, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सीक्वेंस डिफरेंस होगी तो उसी टाइम पे ये वाला अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वेरिएशन आएगी। अगर सेम सीक्वेंस होगी फिर तो वेरिएशन नहीं ना आएगी। समझ आ रही। मेंडल्स इनिशियल ऑब्जर्वेशन, इनिशियली उसने क्या ऑब्जर्व किया, मेंडल नोटिस्ड दैट certain characteristics appear to be passed on from parent to offspring. उसने देखा कि कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से औलाद में या नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही हैं इन मैनी स्पीशीज एंड वंडर्ड व्हाई दिस वाज सो, यानी कि काफ़ी स्पीशीज में ये वाला काम हो रहा था और वो इस बात से हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। He also wanted to establish what characteristics were taken from each parent. और वो उसकी जो स्टडी थी उसमें एक ये बेसिस थी कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मदर से आएगी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पेरेंट से आएगी, ठीक है। दोनों जेंडर में से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आगे कंबाइन होके शो होगी, ठीक है। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म या प्लांट चुना, पी प्लांट, ठीक है। मटर का जो पौधा था उसको उसने चुना। क्यों उसने चुना, पीज आर आइडियल फॉर प्रोबेबिंग हेरिडिटी। आइडियल क्यों है इसको हम देख लेते हैं। इजी अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इजी टू ग्रो, ग्रो करना इजी है। शॉर्ट जनरेशन टाइम, इसका जनरेशन टाइम जो है बहुत थोड़ा है इसलिए ये आइडियल है। सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये सेल्फ फर्टिलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही अगर प्लांट है उसकी जो फूल है वो आपस में जो अपने गैमेट्स हैं उनको एक्सचेंज करें तो उस टाइम पे भी उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स के साथ उनकी पोलिनेशन करवाई जाए, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए तो उस टाइम पे भी वो क्या हो जाते हैं, उनके गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। मल्टीपल सीड्स फ्रॉम वन फ्लावर, एक फ्लावर से
मल्टीपल सीड्स हासिल हो जाते हैं। जो पोड होता है, ठीक है ना, जो फली होती है उसमें एक से ज़्यादा बीज होते हैं। आपको पता है मटर वो फली आप लोगों ने देखी होगी हर बंदे ने, ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा बीज होते हैं। तो जब वो ग्रो करते थे तो एक से ज़्यादा सीड्स उनको अवेलेबल हो जाते थे। उसके अलावा हैव मेनी ट्रेड्स दैट हैव टू इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम फॉर्म्स फॉर एग्जांपल टॉल और शॉर्ट, यानी कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी ट्रेड्स थी जिनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया जा सकता था, जिसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट, ठीक है। इसके अलावा भी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने उसने स्टडी किया था। वो कौन कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आगे आने वाली हैं। पी प्लांट्स आर अवेलेबल इन मैनी वराइटीज विद डिस्टिंक्ट हेरिटेबल फीचर विद डिफरेंट वेरिएंट्स। पी प्लांट में काफ़ी सारी वराइटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये एक आइडियल प्लांट है। उन सारी फीचर्स के ऊपर इसको स्टडी किया जा सकता था। एंड अदर एडवांटेज ऑफ पीज इज दैट मेंडल हैड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर विच प्लांट मेटेड विद विच। उसके अलावा जो उस आइडियल होने के लिए इसकी जो एक वजह थी वो ये थी कि उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल था कि कौन से प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन है किस प्लांट के साथ हो, ठीक है, वो इसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहा था। उसने उन सबको आइसोलेट किया हुआ था, जिस प्लांट को चाहता था जिसके साथ उसकी फर्टिलाइजेशन करवा देता था। इज दैट क्लियर? ईच पी प्लांट हैज मेल, जिसको हम स्टेमन्स बोलते हैं, मेल गैमेट्स, एंड फीमेल कार्पल्स। ये क्या है? उन प्लांट्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, स्टेमन्स और कार्पल्स। मेल गैमेट्स कौन से हैं? स्टेमन्स, और फीमेल कौन से? कार्पल्स। मेंडल्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने क्या किया कि रिमूव स्टेमन्स फ्रॉम द पर्पल फ्लावर। उसने पर्पल फ्लावर से क्या किया कि स्टेमन्स को रिमूव किया। वाइट स्टेमन्स, वाइट से क्या उसने किया कि ट्रांसफर्ड पोलन्स फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द वाइट फ्लावर टू द कार्पल ऑफ द पर्पल फ्लावर। उसने स्टेमन्स वाइट फ्लावर से लिए और पर्पल फ्लावर के ऊपर ट्रांसमिट किए, ठीक है। पोलिनेटेड कार्पल मेच्योर्ड इनटू पोल। जो पोलिनेटेड कार्पल था वो मेच्योर होकर किस में कन्वर्ट हुआ? पोड के अंदर, यानी कि मटर की फली बनी उससे। प्लांटेड सीड्स फ्रॉम द पोड, वहां से जो उसको सीड्स हासिल हुए, जो सीड्स ऑब्टेन हुए, उसको उसने दोबारा प्लांट किया, ठीक है। जब उसने प्लांट किया तो एग्जामिन्ड ऑफस्प्रिंग ऑल पर्पल फ्लावर्स। तो उसने एग्जामिन किया कि जितने के जितने प्लांट दोबारा ग्रो हुए वो सब के सब उनके पास कौन से फ्लावर्स थे? पर्पल फ्लावर्स। उसने किस किस को मिलाया? एक वाइट फ्लावर को, एक पर्पल फ्लावर को। वाइट फ्लावर से उसने क्या लिया है? स्टेमन्स को लिया है, और पर्पल फ्लावर के साथ उसकी मैटिंग करवाई है। मैटिंग करवाने के बाद जो फ्लावर था वो पोड में कन्वर्ट हुआ। पोड से उसने सीड्स लिए, उन सीड्स को दोबारा ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के बाद उसने देखा कि जितने भी प्लांट्स दोबारा ग्रो हुए हैं वो सब के सब पर्पल फ्लावर वाले। इज दैट क्लियर? ये उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वर्कड ऑन 7 ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट्स। उसने 7 ट्रेड्स थी, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके ऊपर उसने काम किया। ईच ट्रेड विद 2 क्लियर एक्सप्रेशन सच एज शॉर्ट एंड टॉल। हर एक जो ट्रेड थी उसका क्लियर कट एक डिमार्केशन थी जिसके ऊपर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। जिस तरह ब्लैक और वाइट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, टॉल और शॉर्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक थी कि उनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता था। He set up all combinations of possible artificial pollinations, cross tall with tall, short with short and tall with short plants. ठीक है, उसने जितने भी कम्बिनेशन बन सकते थे, यानी कि पर्पल को वाइट के साथ, वाइट को वाइट के साथ, पर्पल को पर्पल के साथ, ठीक है, उसने जितने भी कम्बिनेशन बन सकते थे हर तरह से उसने क्या किया? उनकी मैपिंग करवाई, और उसके नतीजे में उसकी जो जो स्टडीज थी उसने वो पब्लिश की। मेंडल्स ऑब्टेन्ड प्योर लाइंस थ्रू ब्रीडिंग, यानी कि जब उसने व्हाइट फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ पोलिनेट करवाया, मैटिंग उसकी करवाई, तो उससे ऑब्टेन होने वाली जो ब्रीड थी उसको हम ट्रू ब्रीड का नाम देंगे, ठीक है। विच ही ग्रो फॉर 2 years टू मेक श्योर दैट दे वर प्योर। उससे ऑब्टेन होने वाले जो सीड्स थे उसको उसने आगे 2 साल तक ग्रो किया। ग्रो करने के बाद देखा कि जो व्हाइट फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ मैटिंग करने के नतीजे में जो उसको बीज हासिल हुए थे, जो सीड्स हासिल हुए थे, उसको उसने रीग्रो करवाता रहा 2 साल तक। तो उसने देखा कि उससे सारे के सारे व्हाइट फ्लावर्स वाले ही प्लांट पैदा हुए, ठीक है। तो उससे उसने क्या मेक श्योर किया कि ये वाले कौन से हैं? ट्रू ब्रीडिंग है, ठीक है, क्लियर। मेंडल स्टडी ट्रांसमिशन ऑफ 7 ट्रेड्स इन पी प्लांट्स। कौन कौन से 7 ट्रेड्स हैं? सीड फॉर्म, सीड की फॉर्मेशन कैसी है, सीड किस तरह का नजर आता है, या तो राउंडेड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है,
ये वाली आई गेस 10th में या 9th में कहीं पढ़ा हुआ है ये वाला मेंडल का। जो सीड है या तो राउंडेड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है। जो राउंडेड है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद या येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। जो ग्रीन है वो रिसेसिव है और जो येलो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। उस तरह जो पोड है वो या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है या रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर डिप्रेशन बनी हुई होंगी। हर बीज के बाद वहाँ पे डिप्रेशन बनी हुई होगी जो कि बीज की डिमार्केशन कर रही होगी कि इस जगह पे एक बीज है, इस जगह पे दूसरा बीज है। ठीक है, तो या तो वो इन्फ्लेटेड हो सकता है जिसमें डिमार्केशन नहीं होगी, या वो क्या हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। जो इन्फ्लेटेड है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिसेसिव है वो कौन सी है, रिस्ट्रिक्टेड है। ये इधर सारा लिखा हुआ है, आप लोगों को इधर नजर नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद है पोड का कलर। पोड का कलर या तो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। ठीक है, तो जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है और जो येलो है वो रिसेसिव है। उसके अलावा फ्लावर्स की पोजीशन के ऊपर, फ्लावर्स या तो उसका जो टर्मिनल पोर्शन है, जो उसका एंड है, ठीक है, जो उसका टर्मिनल पोर्शन जिसको हम उसका सिरा बोलते हैं, सिरा समझते हो ना, टर्मिनल एंड और उसका जो हेड है वहाँ पे फ्लावर्स लग सकते हैं, या उसके एक्सियल यानी कि उसके मिडल पोर्शन पे कहीं भी फ्लावर्स लग सकते हैं। इसकी बेसिस पे भी उसने क्या किया कि उसको डिफ्रेंशिएट किया। जो एक्सियल फ्लावर्स वाले हैं वो कौन से हैं, डोमिनेंट है, और जो टर्मिनल फ्लावर्स वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसके हेड एंड पे लग रहे हैं यानी कि उसके टर्मिनल पोर्शन पे लग रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो रिसेसिव है। ठीक है, उसके बाद है सीड कोटेड कलर। सीड्स के ऊपर जो कोट होता है, सीड्स को जिस कोट ने लपेटा होता है उनके कलर के ऊपर, ग्रे और ग्रे ब्राउन ये डोमिनेंट है। उसके अलावा वाइट ये क्या है, रिसेसिव है। उसके अलावा लेंथ, स्टेम के जो लेंथ होती है या तो वो टॉल हो सकते हैं या शॉर्ट हो सकते हैं। जो टॉल हाइटेड है वो डोमिनेंट है और जो शॉर्ट हाइटेड है वो क्या है, रिसेसिव। इज दैट क्लियर? ये वाली 7 ट्रेड्स हैं जिसके ऊपर उसने स्टडी की। इन 7 ट्रेड्स को उसने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में उसने एक दूसरे के साथ मैचिंग करवाई। ठीक है, और उससे जो रिजल्ट्स निकले उसको उसने पब्लिश किया था। कौन कौन सी, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सीड की कलर के ऊपर, सीड की फॉर्मेशन के ऊपर, पोड की फॉर्मेशन के ऊपर, पोड के कलर के ऊपर, उसके अलावा फ्लावर्स की पोजीशन के ऊपर, सीड कोट के कलर के ऊपर, और उसके अलावा जो उसका स्टेम है उसकी लेंथ के ऊपर, उस टॉल है या शॉर्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ऑफस्प्रिंग हैव द सेम ट्रेट एज पेरेंट। इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके पास क्या होती हैं, जिस तरह की उससे पहले वाले प्लांट्स जहाँ से वो सीड्स लिए गए थे उनके पास जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वही करेक्टरिस्टिक उसके नेक्स्ट वाले जनरेशन के पास होंगी। फॉर एग्जाम्पल वो टॉल हाइटेड थे तो नेक्स्ट जनरेशन भी क्या होगी, टॉल हाइटेड, सब की सब। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीड। इज दैट क्लियर? यानी कि सेम करेक्टरिस्टिक्स अगर आगे वाली जनरेशन में मिलेंगे तो उसको ट्रू ब्रीड बोलते हैं। एग्जाम्पल, राउंड सीडेड प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑल राउंड सीडेड ऑफस्प्रिंग। राउंड सीडेड जो प्लांट थे उनके सब के सब जितने भी ऑफस्प्रिंग थी सबके जो सीड्स थे वो राउंडेड थे। उसके अलावा येलो सीडेड पेरेंट्स प्रोड्यूसेस ऑल येलो सीडेड ऑफस्प्रिंग। शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स जो थे प्रोड्यूसेस ऑल शॉर्ट ऑफस्प्रिंग। इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग। यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट प्लांट की थी वही करेक्टरिस्टिक उसकी ऑफस्प्रिंग की थी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन की थी। उसके बाद है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स विद टू फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट वर क्रॉस्ड। इसमें क्या है कि दो फॉर्म्स हैं उस ट्रेट की, या शॉर्ट है या टॉल है। ठीक है, उनको आपस में हमने क्या करवाया, क्रॉस ब्रीड करवाया। प्रोजेनी shows only one form of the trait, the observed trait is dominant। तो जब दो प्लांट्स को हमने आपस में मैटिंग करवाई, एक शॉर्ट हाइटेड था एक टॉल हाइटेड, ठीक है, उनसे पैदा होने वाले जो पोर्स थे वहां से हमने सीड्स लिए। उन सीड्स को जब हमने ग्रो करवाया तो सब के सब क्या थे, टॉल हाइटेड थे। ठीक है, सब के सब क्या थे, टॉल हाइटेड थे। हमने किस किस को आपस में मैट करवाया था, शॉर्ट हाइटेड और टॉल हाइटेड को। तो इससे क्या पता चला कि जो डोमिनेंट ट्रेट थी वो अपीयर होगी और जो रिसेसिव थी वो मास्क हो गई, वो शो नहीं हुई। ठीक है, प्रोजेनी शोज ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट। जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो सिर्फ एक तरह की ट्रेट को शो करेगी। द ऑब्जर्व ट्रेट इज डोमिनेंट। जो ट्रेट हमने देखी है, जो ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में शो हो रही है उसको डोमिनेंट ट्रेट का नाम देंगे। द मास्क ट्रेट इज रिसेसिव।
वो वाली ट्रेट जो कि मास्क हो गई है, जो शो नहीं हो पाई, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेट। इज दैट क्लियर? टॉल को शॉर्ट के साथ हमने करवाया था, तो सब के सब कौन से प्लांट वहाँ पे प्रोड्यूस हुए? टॉल। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑल शॉर्ट प्लांट्स वर ट्रू ब्रीडिंग सम टॉल प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, क्या किया कि अगर दो प्लांट्स को हमने आपस में उनकी मैटिंग करवाई है और मैटिंग करवाने के नतीजे में सब के सब शॉर्ट प्लांट हुए, दैट मीन्स सब के सब ट्रू ब्रीड हैं, सब के सब शॉर्ट हार्टेड थे। ठीक है ना? उसके बाद सम टॉल प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग, यानी कि अगर टॉल प्लांट सारे के सारे हुए हैं तो उसकी वजह से क्या है, वो भी ट्रू ब्रीड है, वो सब के सब टॉल हाइटेड को हमने आपस में मैटिंग करवाई है। Monohybrid tall plants when crossed with each other, tall produced 75% tall plants and 25% short plants. It shows that in some tall plants tallness could mask shortness. अब हमने क्या किया कि वो जनरेशन जिसमें हमने एक टॉल को शॉर्ट के साथ क्रॉस करवाया था, और उस क्रॉस से पैदा होने वाले जो सीड्स थे उनको हमने रीग्रो करवाया। जो हम रीग्रो करवा रहे हैं उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। F1 में सब की सब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। ठीक है, डोमिनेंट में क्या होगा? सब के सब टॉल हाइटेड होंगे। अब उनको आपस में हमने क्या करवाया? F1 जनरेशन को आपस में हमने मैटिंग करवाई। जब हम आपस में मैटिंग करवाएंगे तो उनके पास एक रिसेसिव जीन है और एक डोमिनेंट जीन है। तो उसमें जब रिसेसिव और डोमिनेंट को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो 75% जो नेक्स्ट F2 जनरेशन होगी उसमें 75% कौन सी होगी? डोमिनेंट, और 25% कौन सी होगी? रिसेसिव। इधर अभी पॉइंटर नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को ड्रा करके बताता, बहुत इजी है। उधर भी आप लोगों ने एक टेबल पढ़ा होगा कि एक तरफ कैपिटल जी है और नीचे उसके स्मॉल जी है, ऊपर फिर कैपिटल जी और स्मॉल जी है। ठीक है, उनको आपस में हमने उनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाएंगे तो एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल जी का पेयर बनेगा। इधर देखना यार, चलो बाद में करते हैं, है पुराना। वीडियो ऑन हो रही है आप लोगों के पास? इस तरह का आप लोगों ने एक टेबल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले जब हमने क्या करवाया था, दो जनरेशन को हमने आपस में मिलाया। ठीक है, मैं क्या है स्मॉल जी, और एक था जिसके पास टोटल आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, आ रही है। वीडियो शो हो रही है? नो सर। यस सर, हो रही है। पीपीटी की वीडियो नहीं, मेरी वीडियो शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। मुझे क्यों नहीं हो रही? सर क्लियर नहीं है। हाँ जी, ये नजर आ रहा है थोड़ा यस बहुत आप लोगों सर। को? यस सर। ये कैपिटल जी है इस साइड पे, एक साइड पे। ठीक है, इधर क्या है? स्मॉल जी। ठीक है, ये हमने क्या करवाना है कि फर्स्ट जब हम दो जनरेशन को हमने मैच करवाया, एक टॉल हाइटेड है, ये वाले जो डोमिनेंट है ये कौन से हैं? टॉल हाइटेड। ठीक है, इधर हमने टॉल लिख लिया। ठीक है, और ये क्या है? शॉर्ट हाइटेड। इनको हमने क्या करवाया कि क्रॉस ब्रीड करवाना है। जब क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, यहाँ से भी इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल। सब के सब अब कौन से हैं? हेटेरोजाइगोटिक। ठीक है, इन सब में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक रिसेसिव जीन है और एक डोमिनेंट जीन है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन समझ आ गई? अब हमने क्या किया कि यहाँ से जो हेटेरोजाइगोटिक है ना,
इनको दोबारा हमने प्लांट किया, इनको हमने दोबारा प्लांट करके इनकी आपस में मैटिंग करवाई, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से बन सकते हैं, उसी तरह का आप लोगों ने आगे टेबल ड्रा करना है, ठीक है। टेबल ड्रा करने के बाद एक साइड पे कैपिटल जी और स्मॉल जी ये वाले का ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर एक कैपिटल जी और स्मॉल जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, अब इनके कॉम्बिनेशन बनाएं, ये और ये आपस में मिलेंगे तो दोनों क्या बनेंगे, कैपिटल जी दोनों, ठीक है, नजर आ रहा है। उसके बाद ये वाला जी और ये वाला जी हेटेरोजाइगोटिक, लेकिन इसमें भी क्या होगा, टॉल हाइटेड होगा, ये भी टॉल हाइटेड होगा। इसी तरह ये वाला जी और ये वाला जी, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, यहाँ से स्मॉल जी एक गया, ऊपर से स्मॉल जी, ये कौन सा आ गया, दोनों ही रिसेसिव जीन्स आ गए इसमें, दोनों ही रिसेसिव पार्ट आ गया। तो ये वाला जो होगा ये शॉर्ट हाइटेड होगा, ये तीन के तीन जो होंगे ये टॉल हाइटेड होंगे, समझ आई। पहले वाली जो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन जिसको हम F1 का नाम देते हैं, ये वाली कौन सी है, F1, ये सब के सब क्या होंगे, टॉल हाइटेड होंगे। इसमें जो F2 जनरेशन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो 75% है ये क्या होंगे, टॉल हाइटेड, ठीक है, और 25% जो होंगे शॉर्ट हाइटेड। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। इसमें अब आप देखो कि जो आगे ट्रू ब्रीड है, ठीक है, वो कौन से हैं और हेटेरोजाइगोटिक कौन से हैं, ये देखें, ये क्या है, ट्रूली टॉल हाइटेड है, ठीक है, ये क्या है, हेटेरोजाइगोटिक है, ये क्या है, हेटेरोजाइगोटिक है। अगर हम इसको आगे ग्रो करेंगे तो इससे जितने भी प्लांट्स पैदा होंगे क्या होंगे, इनको आपस में मैटिंग भी इनकी करवाएंगे तो कौन से प्लांट्स पैदा होंगे, सब के सब टॉल पैदा होंगे। इनको आपस में करवाएंगे तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आएगा, 75% टॉल हाइटेड और 25% शॉर्ट हाइटेड। इसको अगर हम ग्रो करवाएंगे और इनकी आपस में मैटिंग करवाएंगे, जो रिसेसिव जीन है दोनों, इसके सब के सब ट्रूली शॉर्ट हाइटेड होंगे। क्लियर है, यहां तक समझ आ गई? आप इजीली ये वाली परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, टॉल हाइटेड वर्सेस शॉर्ट हाइटेड, तो हमारे पास रेशियो क्या आएगी, 1:3 शॉर्ट हाइटेड, ठीक है, और ये टॉल हाइटेड। अगर हम इनकी जीनोटाइप के लिहाज से इसकी रेशियो निकालें तो जीनोटाइप के लिहाज से जो ट्रूली डोमिनेंट जीन है वो कौन कितने परसेंट है, 1 रेशियो, ठीक है। उसके बाद हेटेरोजाइगोटिक 1 2 2, उसके बाद रिसेसिव कितनी है, 1। फिनोटाइप के लिहाज से रेशियो देखें, टॉल हाइटेड शॉर्ट हाइटेड, ठीक है। जीनोटाइप के लिहाज से रेशियो देखें, ट्रूली टॉल, ठीक है, यानी कि ट्रू ब्रीड, उसके बाद क्या है, हेटेरोजाइगोट, ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रूली रिसेसिव। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन समझ आ गई? ये वाले अगर आप लोगों को टेबल समझ आ जाते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आप लोगों ने जस्ट पेयर बनाने हैं, F1 जनरेशन F2 जनरेशन इजीली आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई भैया? आप लोगों को भी समझ आई है या नहीं? यस सर, आ गई है। जी सर, आ गई है। जी, उसके बाद अभी हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑल शॉर्ट प्लांट्स वर ट्रू ब्रीडिंग, जितने भी यानी कि आपस में हमने प्लांट्स को मैटिंग उनकी करवाई और सब के सब शॉर्ट प्लांट्स पैदा हुए, दैट मीन्स दे आर ट्रूली रिसेसिव, सब के सब शॉर्ट होंगे। जिसमें सारे के सारे टॉल पैदा हुए वो ट्रूली टॉल ब्रीड थी, ठीक है। उसके अलावा मोनोहाइब्रिड जिसमें एक जीन जो थी वो रिसेसिव थी और एक डोमिनेंट थी, उसमें 25% शॉर्ट थे और 75% लॉन्ग थे, ठीक है। इट शोज दैट इन सम प्लांट्स टॉलनेस कुड मास्क शॉर्टनेस, यानी कि ये वाला हमें शो कर रहा है कि इसमें जिसमें 25% शॉर्ट है दैट मीन्स इसमें हेटेरोजाइगोट है, इसमें टॉलनेस ने शॉर्टनेस को मास्क किया हुआ है। इज दैट क्लियर? Cross pollination of pure breed plants, cross pollination between true breeding green and
येलो पोर्स ऑल F1 जनरेशन, यानी कि इसमें हमने क्या किया है कि एक ट्रू ब्रीड दी है, ठीक है, और उसके बाद दो ट्रू ब्रीड दी है, दोनों ट्रू ब्रीड को आपस में हमने क्या किया है, उनकी मैटिंग करवाई है। कौन कौन से ट्रू ब्रीड है? एक जिसका पोर्ट ग्रीन है, एक जिसका पोर्ट वाइट है, ठीक है। इन दोनों की जब हमने मैटिंग करवाई है तो जो वाइट जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है। F1 जनरेशन टोटल की टोटल क्या होगी? ग्रीन। सब के सब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शो होंगे। समझ आ रही? F1 जनरेशन में सब के सब क्या होंगे? ग्रीन। उसके बाद F2 जनरेशन में क्या होगा? 75% ग्रीन होंगे और 25% वाइट, वाइट कह लो या येलो कह लो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? F1 जनरेशन वही आगे शो किया गया है कि दोनों को आपस में जब मैटिंग करवाई तो F1 जनरेशन सब की सब क्या होंगी? ग्रीन होगी। मोनोहाइब्रिड क्लॉज पेरेंटल जनरेशन टॉल वर्सेस शॉर्ट, F1 जनरेशन ऑल टॉल, यानी कि टॉल को शॉर्ट के साथ हमने F1 जनरेशन में सब के सब क्या होंगे? वो वाले एक्सप्रेशंस होंगे जो डोमिनेंट हैं, ठीक है। जो रिसेसिव होंगे वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। सेकंड जनरेशन में 25% जो होंगे वो रिसेसिव शो होंगे और 75% जो होंगे वो डोमिनेंट। F2 generation self pollination of the green F1 plants 3/4 in F2 green and 1/4 will be yellow 3:1 रेशो पोर्ट कलर, ठीक है। वही सेम चीज़ के इसमें क्या होगा? ये वाली रेशो आएगी 3:1 आएगी। 3:1 में क्या होगा? जो उनमें से 3 होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे यानी कि ग्रीन होंगे, और 1 रेशो कौन सी होगी? येलो, ठीक है। F2 जनरेशन के अंदर F1 के अंदर क्या होंगे? सब के सब ग्रीन होंगे। F2 के अंदर ये वाली रेशो आ जाएगी। ये कौन सी है? फिनोटाइपिक रेशो की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ जो कि हम जिसको हम देख सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब है उसके जेनेटिक मटेरियल को देखना। ये वाला जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये वाला जो हमने बात की है ये कौन सा है? फिनोटाइपिक, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वही सेम चीज़ इधर भी बताई गई है जो मैंने अभी ड्रॉ करके बताई है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी सेम ये वाला अगर आप फिनोटाइप के लिहाज से आप देख लो, पेरेंट जनरेशन में अगर जो वाइट जो येलो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। इधर जो एक साइकिल दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें येलो को डोमिनेंट रखा हुआ है और ग्रीन को रिसेसिव रखा हुआ है। जब दोनों की आपस में मैटिंग करवाई सब के सब कौन से थे? येलो, ठीक है। F1 जनरेशन टोटल की टोटल क्या होगी? येलो। उनकी आपस में जब मैटिंग करवाएगी तो F2 जनरेशन क्या होगी? उनमें से 25% ग्रीन होगा और 75% येलो होगा। उनमें से जो ट्रू ब्रीड थी, फॉर एग्जांपल ये वाली जो डोमिनेंट, दोनों कैपिटल जी आ गए थे, ठीक है। इसको जब हम आपस ग्रो करवाएंगे ये सब के सब बाद में येलो ही प्रोड्यूस होंगे। क्यों? ये वाली क्या है? डोमिनेंट है और ट्रू ब्रीड है। इसमें सब के सब कौन से होंगे? येलो ही पैदा होंगे। इनको जब हम ग्रो करवाएंगे तो इसमें यानी कि जो हेटेरोजाइगोट है इसमें एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट है। इसको दोबारा हम रीग्रो करवाएंगे, 75% डोमिनेंट होंगे और 25% रिसेसिव, यानी कि 75% कौन से होंगे? येलो और 25% ग्रीन। उसके बाद जो रिसेसिव थी, ठीक है, उसमें सब के सब ग्रीन होंगे। जो रिसेसिव ट्रेट 25% को हमने दोबारा ग्रो करवाया था, उसको हम आगे उसी चीज़ को हम दोबारा रीग्रो करवा रहे हैं क्योंकि ये ट्रू ब्रीड आ गई है आगे रिसेसिव की। तो रिसेसिव की ट्रू ब्रीड ने क्या करना है? वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी रिसेसिव वाली शो करनी है। क्लियर है? समझ आ रही है भाई इसकी या नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। सेम चीज इधर भी बताई गई है, ठीक है। उसके बाद मेंडल्स जनरलाइजेशन, alternate version of gene account for variation in inherited character, concept of allele। उसमें concept of allele में क्या है कि कैपिटल G ग्रीन, स्मॉल g येलो, for each character and organism inherit 2 genes, one from each parents। इसमें क्या होता है कि एक करेक्टर के लिए जो ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 जीन्स इनहेरिट करेगा, एक पेरेंट से यानी कि एक फीमेल से और एक मेल से, ठीक है। 2 गैमेट्स फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, और जो सोमैटिक सेल होगा उसमें 2 गैमेट्स होंगे। 1 एलील कम्स फ्रॉम मदर, 1 फ्रॉम फादर। एक एलील जो होगी वो मदर से आएगी और एक एलील कहाँ से आएगी? फादर से।
If the two alleles differ, then dominant allele is fully expressed in organism's appearance. ठीक है, अगर दोनों alleles different हो जाएंगी, ठीक है, एक dominant है और एक recessive है, तो जो dominant होगी वो अपनी phenotype, अपनी appearance को show कर देगी, जो recessive होगी उसकी appearance को मास्क कर देगी। उसके बरक्स अगर recessive alleles has not noticeable effect on the organism's appearance, जो recessive allele होगी वो ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ने अपने इफेक्ट शो कर दिए। ठीक है, उसके अलावा द टू जीन्स फॉर ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट प्रोडक्शन इंश्योर्स वेरिएशन। जब दोबारा इसी जनरेशन को आपस में मैटिंग करवाई जाएगी तो उस टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान ये वाली जो दो जीन्स होंगी, ये वाली जो दो जीन्स ये आपस में सेग्रीगेट होंगी, एक दूसरे से अलहदा होंगी, एक उस साइड पे जाएगी एक उस साइड पे जाएगी। ठीक है, ये वाली अगर जाके स्मॉल जी के साथ दोबारा मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि रिसेसिव जीन जाके एक और रिसेसिव जीन के साथ मिल जाएगी तो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो आगे शो करेगी। अगर रिसेसिव जाके किसी डोमिनेंट जीन के साथ मिल जाएगी तो उसके मास्क इफेक्ट्स जो होंगे वो मास्क हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा, वेरिएशंस आगे आती रहेंगी। इज दैट क्लियर? अगर ये काम नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगी। समझ आ रही है? Law of inheritance, law of segregation, when gametes, sperm, egg, etc. are formed, each gamete will receive one allele or the other. ठीक है, जिस टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, दो एलील्स हैं, दोनों पॉसिबल है कि ये वाली एलील उसके पास चली जाए गैमेट्स के पास या ये वाली चली जाए। ठीक है, चांसेस होते हैं कि या तो ये जा सकती है या ये जा सकती है। ठीक है, जो वाली एलील जाएगी वो अपने इफेक्ट से आगे शो करेगी। एक गैमेट के अंदर दो गैमेट्स, यानी कि फीमेल की तरफ से अगर ह्यूमंस की बात करें, एक तरफ से एग आता है, मेल की तरफ से स्पर्म आता है, दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है और एक 46 क्रोमोसोम सेल बनता है। ठीक है, पहले जो सेल्स आते हैं स्पर्म और एग जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास। ठीक है, जिस वक्त वो आपस में आपके मिलते हैं तो उस टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड। उस टाइम पे उसके पास पेयर हो जाता है। ठीक है, एक मदर की तरफ से आया है पेयर और एक फादर की तरफ से आया है, तो अब मदर और फादर में से जो डोमिनेंट होगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर देगा। इज दैट क्लियर? Law of independent assortment, two or more alleles will separate independently of each other when gametes are formed. ठीक है, दोनों alleles जो होंगी इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट होंगी और जाके gametes formation में अपना जो रोल है वो अदा कर सकते हैं। Law of segregation, the pair of alleles of each parent separate only one allele pass from each parent on to an offspring. हर पेरेंट से सिर्फ एक allele आगे जाएगी, डोमिनेंट जा सकती है या रिसेसिव जा सकती है। अगर पेरेंट के पास दोनों डोमिनेंट है तो एक जाएगी उसमें से। ठीक है, दूसरी साइड से दूसरे पेरेंट से भी एक अलील आएगी, दोनों अलील्स आपस में मिलके फिर उस तरह डबल बनाएंगे। विच अलील इन अ पेरेंट पेयर ऑफ अलील इज इनहेरिटेड इज अ मैटर ऑफ चांस। ठीक है, किस पेरेंट से कौन सी अलील आएगी ये चांस है। ठीक है, कोई भी दोनों में से दो अलील होती है ना हर पेरेंट के पास, मेल के पास भी और फीमेल के पास भी, दोनों में दोनों पेरेंट से कोई भी अलील आगे पास आउट हो सकती है। ठीक है, ये मैटर ऑफ चांस है, जिसको चांस मिल गया। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ अलील अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जो अलील्स की सेग्रीगेशन है, जो अलील्स एक दूसरे से अलग होती हैं, अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जिस वक्त गैमेट फॉर्मेशन हो रही होती है उस टाइम पे ये काम होता है। रैंडमली यूनाइट एट फर्टिलाइजेशन, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होती है ये रैंडमली एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे और उसको डिप्लॉइड बनाएंगे, हैप्लॉइड दोबारा से डिप्लॉइड बनेंगे। इसमें देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम के पास पेरेंट 1 पेरेंट 2, ठीक है, एक मदर और एक फादर है। एक पेरेंट के पास क्या है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। वो आगे उनकी रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन के बाद मियोसिस के बाद उससे दो पेयर आगे रिलीज होता है। ठीक है, ये गैमेट्स फॉर्मेशन होगी। हर एक के पास क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये आगे जब जाएंगे इधर से सेकंड पेरेंट जो है उसके भी सेम तरह की मियोसिस हुई, मियोसिस के दरमियान जो गैमेट्स थे वो अलग-अलग हो गए। ये गैमेट्स आपस में एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, मिलने के बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद अब डिसाइड होगा कि अगर तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव मिला है तो डोमिनेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा, अगर दोनों साइड से रिसेसिव मिले हैं तो रिसेसिव अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा। दोनों साइड से रिसेसिव होने चाहिए, मेल से भी और फीमेल से भी। अगर दोनों साइड से डोमिनेंट गए तो ऑफ कोर्स फिर भी डोमिनेंट ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। इज दैट क्लियर?
पुन्नेट स्क्वायर, इस ये वाली जो स्क्वायर है इसको पुन्नेट स्क्वायर का नाम देते हैं। रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर जीन इन द गैमेट्स एंड शो दे में कंबाइन इन ऑफस्प्रिंग। 1:3 जो है ये कौन सी है? फिनोटाइप। ठीक है, ये देखें, ये भी डोमिनेंट है, इस ये होमोजाइगस है, ये हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये भी होमो। ठीक है, ये जो हेट्रो है और डोमिनेंट होमो है, ये सब की सब सेम करेक्टरिस्टिक शो करेंगे, यानी कि डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक शो करेंगे। तो इनको हम 3 रख लेंगे, और ये वाली क्या है? रिसेसिव करेक्टरिस्टिक शो करेंगे, इसको हम 1 रख लेंगे। ठीक है, ये फिनोटाइपिक करेक्टरिस्टिक है, तो 1:3 इसमें आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जीनोटाइप करेक्टरिस्टिक। प्योरली डोमिनेंट, उसको 1 रख लेंगे। प्योरली हेट्रोजाइगोटिक, उसको 2 रख लेंगे। प्योरली रिसेसिव, उसको 1 रख लेंगे। 1:2:1। इज दैट क्लियर? यही वाली रेशियो जो मैंने पहले आप लोगों को बताई, 1:3 और 1:2:1। ठीक है, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यील्ड्स जीनोटाइपिक रेशियो, वही सेम चीज़ जो मैंने पहले इधर एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ इधर बताइए। 3 टॉल 1 शॉर्ट, इसमें क्या होगा? 3 टॉल होंगे और 1 शॉर्ट होगा, ये वाली 3 टॉल और 1 शॉर्ट। ठीक है, मेंडल डिस्टिंग्विश द कैपिटल T फ्रॉम द कैपिटल एंड स्मॉल टॉल प्लांट्स विद अ क्रॉस टेस्ट। उसने क्रॉस टेस्ट से इनको आपस में एक दूसरे से अलहदा किया। ठीक है, जो दोनों कैपिटल थे उनको उसने रीग्रो करवाता रहा, उसमें से जितने भी प्लांट्स बने वो सब के सब टॉल थे। जो ये वाला हेट्रोजाइगोट था, इसको जब उसने ग्रो करवाया तो इससे क्या मिला उसको? 75% टॉल मिले और 25% शॉर्ट मिले। तो इससे उसने क्या अखज़ किया कि ये वाला जो दोनों जिसके पास कैपिटल होंगे वो ट्रू ब्रीड है, उसमें कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं आएगा। जिसमें शॉर्ट प्लांट आ गया वो कौन सी थी? ट्रू ब्रीड नहीं थी, वो हेट्रोजाइगोटिक थे। इज दैट क्लियर? लास्ट है, इसके बाद वही सेम चीज़ इधर भी एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना, अगर समझ ना आए तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। When Mendel allowed the F1 plants to self-fertilize, जब F1 plants को उसने self fertilize होने दिया था, F2 generation included both purple flowered and white flowered plants। ठीक है, F2 जनरेशन में उसको दोनों चीज़ें मिले, पर्पल फ्लावर भी मिले और वाइट फ्लावर भी मिले, शॉर्ट हाइटेड भी मिले और टॉल हाइटेड भी मिले। F1 में उसको सब के सब पर्पल मिले थे, पर्पल जो थी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, F2 जनरेशन में उसको पर्पल भी मिले और वाइट भी मिले। इज दैट क्लियर? द वाइट ट्रेड एब्सेंट इन F1 जनरेशन रीअपीयर्ड इन F2 जनरेशन। जो वाइट ट्रेड थी वो F1 जनरेशन में बिल्कुल एब्सेंट थी, लेकिन F2 जनरेशन में दोबारा रीअपीयर हुई। इज दैट क्लियर? जी, अप टिल नाउ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, यही वही सेम चीज़ बताई गई है, आप लोगों ने देख लेनी है। अगर समझ ना आए तो मैं इसमें इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आए तो